नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शहरी अभियान हुआ शुरू। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया आगाज। अब ट्रक भी चलाए जा सकेंगे गैस से। उत्तर भारत का पहला गैस पंप पालड़ा में शुरू। सकल जैन समाज ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धार्मिक स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण पर जताई नाराजगी। IIT कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। मान्यता नहीं होने के बावजूद विद्यार्थियों को एडमिशन देने के खिलाफ जताई नाराजगी। अजमेर के ख्वाजा मॉडल स्कूल में परीक्षा देते मिला फर्जी विद्यार्थी। सिविल लाइन पुलिस ने मामला किया दर्ज। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर।
मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने छतरी योजना स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित कैंप में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान का आगाज किया। इस दौरान वासुदेव देवनानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज श्री गणेश किया गया है और इस योजना के तहत कैंप के जरिए अंतिम छोर पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति तक प्रधानमंत्री द्वारा जारी 17 योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा इस योजना को अपनी योजना मानकर गरीब व कच्ची बस्तियों में जाकर सभी लोगों को इस लाभ से अवगत करवाया जाए, जिससे कोई भी गरीब इस लाभ से वंचित ना रहे। आपको बता दें कि इस आयोजन के दौरान कुछ लोगों ने अपनी कहानी और अनुभव को भी आम जनता से साझा किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष, राष्ट्र पुरुष माननीय मोदी जी की जो एक विकसित भारत की कल्पना है, उसको लेकर के देश भर के अंदर 15 तारीख से जो हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है, जिसका आज अजमेर शहर के अंदर वार्ड 74 से श्री गणेश हुआ है, जिसमें इस प्रकार के कैंप लगेंगे। जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको प्रधानमंत्री की जो मुख्य 17 योजनाएं हैं, जिसमें हर व्यक्ति को आवास भी हो, उसके जल के कनेक्शन की बात हो, उसको दवाई भी मिले, उसको वहाँ पे गैस के कनेक्शन के साथ स्वच्छता का शौचालय भी हो, और वह अपना जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह उसको मिले, रोजगार भी मिले। चाहे मुद्रा बैंक है, बाकी जो प्रधानमंत्री की योजनाएं जो छोटी छोटी 10,000 रुपये भी लेकर के अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, ऐसी योजनाओं को लोगों को जहाँ भी उन्होंने पहले लाभ मिला है उनको बराबर मिल रहा है कि नहीं आ रहा है उसका, और जो इससे वंचित हैं उन सारे वंचित लोगों को भी ये लाभ मिले, उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उनका तुरंत उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को इन सारी योजनाओं का लाभ मिले, तो इन कैंपों के माध्यम से मिलेगा। मैंने इसके लिए सारे अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वह वहाँ पे कैंप अच्छी तरह लगें, सारे अफसर पूरे टाइम बैठें और वहाँ पे लोगों को ला करके वंचित लोगों का रजिस्ट्रेशन करें। साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी अपेक्षा है कि वह इस योजना को अपनी योजना मानते हुए अपने क्षेत्र के जो गरीब बस्तियां हैं विशेष रूप से उन पर जाकर के लोगों को रजिस्टर कराएं, इन योजनाओं का लाभ दिलाएं। तो वास्तव में जो हमारा एक विश्व गुरु की जो कल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, और उन्होंने 5 अभी संकल्प भी दिलाए हैं, उन संकल्पों को साकार करने के लिए सब लोग जुटें, आम जन भी सहयोगी बने। हम सब मिलकर के इस राष्ट्र को विश्व के परचम में फहराएं। विश्व के अंदर इस प्रकार का योग का सपना है, हम प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करें, उसे सब लोग सहयोग करें। यही आज का इस कार्यक्रम का प्रारंभ थी। यहाँ पे 3-4 लोगों ने अपने अनुभव भी सुनाए, अपनी कहानी, अपनी जुबानी, और साथ में अब तो ये हो गया कि भारत सरकार आपके द्वार, यह जो एक सोच, आज तक भारत सरकार कभी द्वार पे नहीं गई, कभी प्रशासन गया, कभी गांव में गया, कभी शहर में गया, प्रशासन गया, लेकिन भारत सरकार आपके द्वार, यह जो योजना शुरू की है, मैं इसलिए वास्तव में उनके यशस्वी प्रधानमंत्री को भी प्रणाम करता हूं और आप सबसे भी आग्रह करता हूं उनकी योजनाओं को घर घर पहुंचाएं। अजमेर के अजमेरू पालरा औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर भारत की प्रथम LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस वितरण सुविधा का शुभारंभ किया गया। यह उत्तर भारत की पहली LNG वितरण सुविधा है। आपको बता दें कि LNG तरल अवस्था में होता है, जिसका तापमान -162 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वर्तमान में प्रदूषण एवं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों का उत्साह CNG गैस के साथ ही LNG के प्रति भी बढ़ता जा रहा है। अजमेरू पालरा LCNG स्टेशन के द्वारा वाहनों में CNG गैस के साथ ही LNG की आपूर्ति भी अब शुरू कर दी जाएगी, जो कि डीजल की तुलना में सस्ती और पर्यावरण संरक्षण में भी लाभदायक रहेगी। एक बार LNG फिलिंग के साथ लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। इसके अलावा CNG गैस की सुविधा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा अजमेर, पाली तथा राजसमंद में पहले से ही शुरू कर दी गई है। वर्तमान में अजमेर में 19, पाली में 21 तथा राजसमंद में 8 CNG स्टेशन हैं, जहां से वर्तमान में CNG गैस की आपूर्ति की जा रही है। ये आज जो है ये LNG डिस्पेंसिंग का है। जो LNG है ये डीज़ल का, जो बड़ी गाड़ियों में जो डीज़ल यूज़ होता है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में विश्व भर में काफ़ी इस प्रूवन एक फ्यूल है, जहाँ पे जैसे आप डीज़ल की जो मेन डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं आज के युग में
वो है कि पर्यावरण में उसका CO2 एमिशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो LNG 30 से 40% CO2 को रिडक्शन में सहायक होता है, प्लस इसके साथ साथ ये उससे किफ़ायती भी होता है कि 10 से 15% जैसे प्राइस उसका कम होता है एज़ कम्पेयर टू डीज़ल। तो ये दोनों एडवांटेज हमें मिलते हैं कि हम एक तरफ पर्यावरण की जो सुरक्षा है वो भी कर सकते हैं, प्लस साथ साथ हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम एक ऐसा ईंधन उपलब्ध करा सकते हैं जो किफ़ायती भी है डीजल के कंपैरिजन में। डीजल से कंपैरिजन में कितना क्या कॉस्ट का डिफरेंस रहेगा? देखिए, इनिशियल इसमें कैपेक्स आता है जो बताया कि 10 से 12 लाख में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो 10-12 रुपए मान लो डीजल से सस्ता है तो उससे इसकी कॉस्ट, जैसे अभी हमने जो 84.4 के आसपास यहाँ रखा हुआ है और डीजल जैसा आप जानते हैं 96 रुपये के आसपास होगा, तो 12-13 रुपये का जो अंतर है वो जैसा आप देखेंगे पर डे आपका 200 किलोमीटर है तो 2,500-3 हज़ार रुपये पर डे का आपको बेनिफिट हो जाता है। तो जितना भी आप लागत लगाते हैं वो इनिशियल 1 साल के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है और उसके बाद आपको उसके बेनिफिट्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ट्रक की लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए, कार के लिए तो जैसे अभी CNG एक प्रूवन है, लेकिन उसमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं LNG का, बट इसका मेजर बेनिफिट है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस या जो बसेस हैं हमारी, जो कि इलेक्ट्रिक, स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस बस चलती हैं, इंटरस्टेट बस चलती हैं, उसमें इलेक्ट्रिक और जो CNG है दोनों का थोड़ा एक लिमिटेशन रहता है कि उनकी जो दूरी है, जो एक फिल में जो जिसको बोलते हैं एक बार भरने के बाद कितनी गाड़ी चलती है, तो वो एक लिमिटेशन आती है। जो लिमिटेशन ये LNG फ्यूल दूर करता है कि वो बड़े बड़े ट्रक भी जो है 1000 किलोमीटर तक एक बार भरने के बाद चल जाते हैं, जो कि नॉर्मल अगर हम CNG भरें तो 200 से 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं भर पाते। अजमेर में और इसके अलावा कहीं? अजमेर में अभी हम एक जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये तो दूसरा वाला हाईवे है, बट जो मेन हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला जो नसीराबाद की तरफ जाता है, वहाँ भी हम एक प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेजर जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं वो उसी रोड पे ज़्यादा चल रहे हैं, तो वहाँ भी हम प्लान कर रहे हैं एक। और इसके अलावा हम रेवाड़ी में एक प्लान कर रहे हैं जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के जो पार्ट्स हैं, और एक हम ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल वहाँ प्लान कर रहे हैं, और इसके आगे उदयपुर तक हमने अभी EOI निकाला हुआ है, जहाँ कोई भी हमें स्ट्रेच मिलता है तो वहाँ हम प्लान करेंगे। ये अजमेर में पहला है? ये अजमेर का ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का पहला LNG डिस्पेंसिंग यूनिट है, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि जो पोर्ट के जो एरिया होते हैं जहाँ LNG इंपोर्ट होती है वहाँ तो लोग लगा चुके हैं, बट नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि वहाँ से लेके हमको नॉर्थ इंडिया तक LNG लेके आनी होती है, तो वहाँ ये पहला है। तो अजमेर का ही नहीं, ये राजस्थान का ही नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया का पहला LNG स्टेशन। सिक्योरिटी पर्पज से कुछ इसमें वही होता है हिदायत कि जो गैस में हमें सुरक्षा रखनी है, क्योंकि गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है, तो वो जो सुरक्षा गैस के लिए होती है, CNG के लिए होती है, वही LNG के लिए होती है। प्लस एक और स्पेसिफिक जो भरते टाइम थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये माइनस में रहता है टेम्परेचर, सब ज़ीरो रहता है, -140-150 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो उसमें थोड़ी हिदायत भरने के टाइम रखनी होती है कि सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फेस शील्ड, ग्लव्स वगैरह वो सब लगा के भरते टाइम थोड़ी सुरक्षा रखनी होती है। उसके बाद तो ये CNG से ज़्यादा सेफ़ रहती है, क्योंकि ये लो प्रेशर पे रहती है। CNG जैसे 200 kg पे रहती है, ये 4 से 5 kg पे रहती है। अजमेर सकल जैन समाज द्वारा जैन तीर्थ स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और जैन तीर्थ स्थलों की सुरक्षा की अपील की गई। दिगंबर जैन महासंघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश जैन ने जानकारी देकर बताया कि पूरे भारतवर्ष में सकल जैन समाज का तीर्थ स्थलों को लेकर आक्रोश व्याप्त है। उसी क्रम में कल अजमेर में भी सामूहिक उपवास प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें समाज के मुख्य अतिथिगण, बच्चे और महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने बताया कि पूरा जैन समाज भारत के सभी जैन तीर्थ स्थलों को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूरे भारतवर्ष के अंदर सकल जैन समाज के अंदर एक आक्रोश है तीर्थ क्षेत्रों को लेकर के। तीर्थ बचेंगे तो हमारा धर्म बचेगा, हमारी आस्था रुकी रहेगी। कल इसका एक विधिवत उद्घाटन दिल्ली के अंदर हुआ, लाल किला के अंदर, जिसमें कई मुनिराजों का, साधु संतों का आशीर्वाद साथ में रहा। और उसी क्रम में आज कल
अजमेर के अंदर एक सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया जो 3 घंटे का गांधी भवन पे था। उसके अंदर समाज के गणमान्य नागरिक, पुरुष, महिला और बच्चों की पूरी सक्रिय सहभागिता रही। पूरा जैन समाज ये चाहता है कि हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वो सुरक्षित रहें। वहाँ पे अभी जो असामाजिक गतिविधियाँ हो रही हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए, केंद्र सरकार से हमारी डिमांड है। और उसी क्रम में आज हम यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय के नाम पे हम एक ज्ञापन देने आए हैं। उसमें हमारी यही मांग है कि हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वो सुरक्षित रहें। प्रारंभिक तौर पर हम ये चाहते हैं कि जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ पे दर्शनार्थियों के साथ वहाँ पे CCTV कैमरास लगाए जाए ताकि आपको वास्तविकता की जानकारी हो सके कि किस प्रकार की असामाजिक गतिविधियाँ हो रखी है, ताकि आप उसमें उसको नियंत्रण कर सकें। टीटी कॉलेज अजमेर प्रशासन के खिलाफ आज विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मान्यता नहीं होने के बावजूद 150 विद्यार्थियों को एडमिशन देने के खिलाफ नाराजगी जताई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर मंत्री उदय सिंह शेखावत ने बताया कि टीटी कॉलेज के सभी चयनित विद्यार्थी जब अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो पुलिस द्वारा सभी विद्यार्थियों से धमकी भरे लहजे से बात की गई और उन्हें वहां से हटाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के इस रवैये की वह कड़ी निंदा करते हैं और महानगर मंत्री होने के नाते वह मांग करते हैं कि जब तक विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक विद्यार्थियों का इंटरवल एग्जाम नहीं होगा और विद्यार्थियों के साथ कॉलेज प्रशासन और पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर भी कार्रवाई की जाए। आज जब पीटीटी से सेलेक्ट हुए बच्चे जब उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जब वो अपना ज्ञापन लेकर कि जब बच्चों की कॉलेज जो है उसकी पीटीटी की जो पेपर जो पास करके और उसके बाद बच्चों का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर होता है और उस गवर्नमेंट कॉलेज की 2022 में ही मान्यता रद्द हो जाती है, उसके बावजूद भी सरकार द्वारा उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और सरकार की कॉलेज के अंदर एडमिशन दे दिया जाता है। और उसके बाद जब आज उनके साथ ये बड़ा घिनौना अपराध हो रहा है कि जिस प्रकार से बच्चे जो हैं जब वो रीट का एग्ज़ाम देकर और टीचर्स के लिए सेलेक्ट होने के लिए जब आगे जाएंगे तब उनकी डिग्री जो है वो अमान्य घोषित कर दी जाएगी। तो इसलिए जब आज बच्चे कलेक्टर साहब से मिलने आए तो पुलिस के द्वारा बच्चों को कहा गया कि आपका भविष्य खराब कर दिया जाएगा। इसके लिए मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं, पुलिस प्रशासन की कड़ी निंदा करता हूं कि पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से कहा कि आपके साथ जो है आपका भविष्य खराब कर दिया जाएगा। अगर भविष्य खराब कर दिया जाएगा तो उसके अंदर प्रथम पंक्ति के अंदर उदय सिंह शेखावत खड़ा मिलेगा इनको कि भविष्य जो खराब होगा वो बच्चों से पहले सबसे पहले मेरा भविष्य खराब होगा, कि बच्चों का भविष्य जो है वो खराब नहीं होने दिया जाएगा। और हमारी मांग है कि जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता, जब तक बच्चों का इंटरनल एग्जाम ना दिए जाए और एग्जाम जो है वो इंटरनल वो लेकर लिए नहीं जाए और उनका सॉल्यूशन किया जाए सर्वप्रथम, उसके बाद बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया उसके लिए भी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। पुलिस द्वारा जो छात्राएं थी, छात्राओं को अंदर आने से पुलिस द्वारा रोका गया, ना महिला गार्ड थी उनके पास, उसके बावजूद छात्राओं को हाथ लगाकर और छात्राओं के ऊपर दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ। इसलिए भी मैं पुलिस प्रशासन की भी कड़ी निंदा करता हूं। अजमेर के ख्वाजा मॉडल स्कूल में सीबीएसई द्वारा आयोजित ERMS एग्जाम के तहत बैठने वाले फर्जी विद्यार्थी के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। IPS अधिकारी महमूद खान ने जानकारी देकर बताया कि सीबीएसई द्वारा आयोजित ERMS एग्जाम के तहत शहर में कई सेंटर्स पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें ख्वाजा मॉडल स्कूल सेंटर पर एक लड़के का बायोमेट्रिक लिया गया जो फर्जी पाया गया। अभ्यर्थी ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि वह किसी अन्य लड़के का आधार कार्ड लेकर परीक्षा देने पहुंचा है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 17 तारीख को ये ERMS की एग्ज़ाम थी, कल जो सीबीएसई कंडक्ट करवा रहा था, तो कई सेंटर थे शहर में, उसमें ख्वाजा मॉडल स्कूल भी एक सेंटर था। वहाँ पे एक लड़का पेश हुआ तो उसने जब सेंटर पे बायोमेट्रिक लिया गया तो दिल्ली कंट्रोल रूम पे सिग्नल आया कि ये जो लड़का है वो गलत है। उसके आधार पे उससे पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि मैं जो दूसरा लड़का है दिलसुख मीणा, उसका आधार कार्ड लेके और उसने मेरी फ़ोटो यूज़ की है और मैं वो गलत कैंडिडेट था। उसके आधार पर ख्वाजा मॉडल स्कूल के जो केंद्राधीक्षक है, एग्ज़ाम सुप्रिटेंडेंट हैं श्री राजीव अरोड़ा, उन्होंने ये अभियोग दर्ज करवाया है और उसके आधार पर इस मुकदमे को दर्ज करके एक कालूराम मीणा है, ये निवासी मेहंदीपुर बालाजी का है, जो दिलसुख मीणा स्वाईमाधोपुर निवासी है, इसकी परीक्षा देने के लिए बैठा था। उसके आधार पे ये मुकदमा दर्ज किया है और चूंकि ये नया जो परीक्षा अधिनियम राजस्थान सरकार का है उसकी धारा 3/10 में, उसमें एडिशनल एसपी ही जांच अधिकारी होता है, अतः सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करके और जाँच की जा रही है और जैसी भी इन्वेस्टिगेशन से कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। कौन है आरोपी, कहाँ का रहने वाला है? मैंने बताया ना अभी आपको, ये कालूराम मीणा निवासी मेहंदीपुर बालाजी है, जिसको अभी डिटेन किया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनीता बदेल ने आज वार्ड 40 के 7 पीपली बालाजी मंदिर नसीराबाद रोड से लेकर रेलवे लाइन तक 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विधायक अनीता बदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सड़क पिछले कार्यकाल में शामिल थी, लेकिन कुछ परेशानियों के चलते इसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया था। उन्होंने बताया कि अजमेर दक्षिण की जनता ने उन पर विश्वास दिखाते हुए निर्माण कार्य में धैर्य बनाए रखा और चुनाव में फिर उन्हें भारी मतों से विजय दिलवाकर अजमेर दक्षिण में कमल का फूल खिलाया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा उन्हें जो भी भूमिका दी जाएगी वह उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगी। देखिए, ये सड़क पिछले कार्यकाल की ही है, नई नहीं है। कुछ परेशानी के कारण से हम इसको चुनाव से पहले नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि चुनाव में क्रेडिट मिल जाएगा तो अनीता बदेल जीत जाएगी, है ना, अनीता बदेल को वोट मिल जाएंगे, इसलिए इसको रोक दिया जाए सड़क को। तो उस सड़क को रोक दिया गया, परंतु जनता अजमेर दक्षिण और विशेषकर वार्ड नंबर 40 की जनता ने भरपूर वोट दिया है और उनको विश्वास था कि अनीता बदेल पुनः जीतेगी और हमारी सड़क 2 महीने बाद बनेगी। कोई बात नहीं, 2 महीने बाद बन जाएगी, परंतु जिताएंगे अनीता बदेल को ही। और उन्होंने देखिए कमल का फूल खिलाया है, तो ये सबसे पहली सौगात उन्हीं को है। ये मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण है। तो ये जनता का काम था और जनता को ही अर्पित है। कितनी लागत से निर्माण किया जा रहा है? 20 लाख रुपए की लागत है और ये सीमेंट कंक्रीट की सड़क है, बहुत अच्छी बनेगी। इसके पीछे जो रोड बनी है 60 लाख रुपए की, वो भी बहुत अच्छी रोड बनी है, वो भी सीमेंट कंक्रीट की बनी है, क्योंकि पानी भरने की समस्या यहाँ रहती है। और डामर की सड़क कई बार छोटी सी उखड़ती है, तो सब जगह पानी भरने के कारण से उखड़ जाती है, तो ये सीमेंट कंक्रीट की सड़क है। मोदी जी ने एक बार फिर चौंकाया है। भजन लाल जी को, जो बिल्कुल नया नाम था, उनको यहाँ मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया गया है। आप भी उसी में शामिल हैं, आपको भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो है कोई प्रयास चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस भूमिका में होगा ये वो खुद तय नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ काम करे पार्टी का, क्या भूमिका उसकी रहने वाली है यह तो जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है या जिनको तय करना होता है उन्हीं की जिम्मेदारी है। मुझे जो भी भूमिका मिलेगी, चाहे कार्यकर्ता के नाते से, चाहे विधायक के नाते से, वो मुझे मिली है, उसको मैं पूरा करूंगी और पिछली बार की जैसे जिस समर्पण भाव से करती आई हूँ उसी भाव से करूंगी। अजमेर के जॉन्सगंज फाटक के पास एक अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची आरपीएफ की टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत अलवर गेट थाना पुलिस को सूचित किया। घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है।
अलवर गेट थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लगभग 10 बजे के अप्रॉक्स आरी से ये रनओवर हुआ है। रेलवे इलेक्ट्रिक स्पेशल जो ट्रेन जाती है उस घटना से ये हुआ है। लोको पायलट ने जो बताया उसके अनुसार कि ऑलरेडी ट्रैक पे ही था, आदमी लेटा हुआ था। अब क्या इरादा था, कोई इंटेंशन पता नहीं चल पाया, अभी तक शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। सूचना अलवर गेट को और रामगंज पुलिस को, आदर्श नगर पुलिस को दे दी है। सब यहीं उपस्थित है। मैडम कोई आइडेंटिफाई अभी तक? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। अजमेर के फरीदाबाद भगवानगंज निवासी जगदीश ने मकान निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदार पर 4,14,000 की ठगी करने का आरोप लगाया है और मकान निर्माण कार्य अधूरा छोड़ देने के चलते ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मकान मालिक जगदीश पवार ने जानकारी देकर बताया कि फरीदाबाद भगवानगंज में उनके मकान निर्माण के माल, मटेरियल व लेबर सहित 9,25,000 में ठेकेदार के साथ सौदा तय किया था, जिसमें 4,14,000 रुपए ठेकेदार को पूर्व में ही दे दिए गए थे, लेकिन ठेकेदार द्वारा मकान निर्माण को बीच में ही रोक दिया गया। फोन करने पर ठेकेदार द्वारा झूठा आश्वासन देकर निर्माण कार्य में देरी की जा रही है, जिसे लेकर ठेकेदार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है और मकान कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की गई है। 4,14,000 कौन क्या हुआ? ये जो ठेकेदार है, इसको ये ठेका मकान दिया था हमने ठेके पे बनाने के 9 लाख में, तो उसमें से 4 लाख रुपए लेके गया ये और 2 महीने से गायब है। हमने 1-2 बार मिला तो जाति से हमारे को इसने बुरा बोला और हमने इसको पैसे के लिए बोला तो बोले नहीं दूंगा, जाओ जो कुछ करना कर लो, समझे नहीं। और पुलिस थाने में रिपोर्ट गई, पुलिस में आता है और भाग जाता है और हमको कहीं नहीं मिलता, देख के भाग जाता, बात ही नहीं करता बिल्कुल जी। भाजी कितने मकान क्या कमरे बनाने की बात होती है? इससे ये एक कमरा आगे, एक पीछे, एक नीचे और ऊपर बनाने का था, तो वो ऊपर का तो करा नहीं, आधे में छोड़ के भाग गया। डीपीसी भी नहीं उठाई, ना नींद सही करी है, नींद भी बिल्कुल अच्छी है एकदम। भाजी कौन है, कहाँ का रहने वाला है? ये रेगर मोहल्ला है अपना दिग्गी बाजार में, वहाँ का रहने वाला है। क्या नाम है? हरिवंश है, टंडन, हरिवंश टंडन नाम लिखा है जी। और जी आपका मकान अभी किस स्थिति में है? ये गिरने की स्थिति में है, कभी भी गिर सकता है। इसकी कोई बिल्कुल जो बनावट है वो आप देख रहे हो, नींव वगैरह कुछ भी नहीं है। और इस दीवार को भी टेढ़ा बनाया था उसने, इसको सीधा करवाया हमने और ये तो टूट के पूरा बनेगा वापस। पुलिस में शिकायत दी आपने? शिकायत दी है पुलिस ने जी। अब वो बार बार टाइम मांगता है मेरे को, 5 दिन का दे दो, 10 दिन का टाइम दे दो, फिर आता ही नहीं है। 1-1 महीना 2-2 महीना तक गायब हो जाता है। किशनगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने वाले 23 वर्षीय आरोपी राहुल बोरा को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाने की बात को लेकर पीड़िता आरोपी से मिलने एक मेडिकल स्टोर पर गई थी। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और छेड़छाड़ शुरू कर दी। नाबालिग ने तुरंत थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई और आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 7, 8 और 323 व आईपीसी की धारा 354 के तहत गिरफ्तार कर लिया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। क्रिकेट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के केसरगंज स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्री राम सेना द्वारा कक्षा 1 से लेकर 3 तक के सभी छोटे बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। श्री राम सेना अध्यक्ष देवीलाल सोनी ने जानकारी देकर बताया कि आज उच्च प्राथमिक विद्यालय केसरगंज स्कूल और 3 आंगनवाड़ी स्कूल में 1 से 3 कक्षा तक के 100 बच्चों को टोपे व पैरों के मोजे और खाने की सामग्री वितरित की गई है। उन्होंने बताया कि सुबह के समय बच्चे स्कूल जाते हैं तो सर्दी के कारण बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और यह गर्म कपड़े सर्दी के मौसम में इन सभी बच्चों को स्कूल में आने जाने में मदद करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने की खुशी पर हमने यह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में श्री राम सेना हिंदुस्तान के सभी पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। आज केसरगंज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसमें पहली से 30 बच्चों तक छोटे छोटे बच्चे जो सर्दी घर से निकलते हैं, उनके कान ठहरते हैं, पग ठहरते हैं, यहाँ तक वो बीमार पड़ जाते हैं। तो मैंने एक सोचा, मैंने कहा सारे बच्चों को 100 बच्चों को माथे के टोपे, पगों के मोजे, बिस्कुट, चॉकलेट खाने की चीज़ें दी। बच्चे बहुत खुशी हुए। आज हमें इतनी खुशी की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री नए बने, उसकी खुशी पर आज बच्चों के साथ हमने एंजॉय करा, क्योंकि बच्चे हमारे भगवान का रूप है और ये पढ़ लिख कर देश के लिए ऐसा काम करें कि आने वाले टाइम में अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, देश के लिए काम करें और देश को आगे बढ़ाएं। हमारी ये सोच है और मैं हर स्कूल में और कार्यक्रम करता रहूँगा, आगे भी करता हूँ और भविष्य में बच्चों को मैं गरीबों का साथ देता रहूँगा और उनकी जो भी दुख होगी स्कूल में, कोई छोटी प्रॉब्लम, बैठने की दरिया या बच्चों की कॉपी किताबें नहीं है, तो मैं 2-3 में सर को मैंने बोला मैं व्यवस्था पूरी करूँगा। बच्चों को खुशी से पढ़ाई लिखा के आगे बढ़े और माँ बाप का नाम रोशन करें। कौन से स्कूल दिया? अपने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केसरगंज में, जिसमें शिवसेना वाले भी मिलकर, हम भाइयों ने सबों ने मिलकर ये काम किया। सर्दी के मौसम को देखते हुए हमारे भाई श्री राम सेना के जो प्रदेश प्रमुख हैं देवीलाल जी सोनी, इन्होंने एक कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम बड़ा भली भांति रहा कि सरकारी स्कूलों में वास्तविक गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं। सर्दी के मौसम को देखते हुए इनको टोपा है, जुराब है और छोटी छोटी चीज़ों की परेशानी होती है, तो इसको देखते हुए इनका एक भाव था कि यार सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों को अपन ये वितरित करें। तो इसी कार्यक्रम के तहत आज हमने इसी सर्दी के मौसम में इस साल में पहला कार्यक्रम यहाँ पे किया है। ये उसरी गेट पुलिस चौकी के पास में जो सरकारी स्कूल है और बच्चे बड़े खुश हुए साहब, और हमारी आत्मा में थोड़ा लगा कि वास्तव में सही हमारा ये जो माध्यम है, हमारा ये कार्यक्रम है बड़ा सफल जा रहा है और इस करीब से हम कार्यक्रम को आगे तक भी चलाते जाएंगे। मैं देवीलाल जी सोनी को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इनकी ये प्रेरणा, इनकी ये सोच और भी लोगों को आगे प्रेरित करेगी कि इस प्रकार से गरीबों के लिए हम मदद करें। तीर्थ नगरी पुष्कर में राम सखा आश्रम में राम सखे पीठाधीश्वर स्वामी राम स्वरूप महाराज की 6ठी वार्षिक पुण्यतिथि एवं श्री राम जानकी विवाह महोत्सव मनाया गया।
इस अवसर पर श्री रामचरितमानस का पाठ किया गया। साथ ही गुरुदेव विग्रह पूजन, हवन पूजन, चरण पादुका पूजन एवं संत प्रसादी का आयोजन भी किया गया। आज गुरुदेव भगवान का परम पूज्य श्री राम सखे पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री महंत रामसुख शरण जी महाराज की षष्ठम पुण्यतिथि थी और उसी के उपलक्ष्य में अजमेर पुष्कर मंडल के महंत और पुष्कर षडदर्शन साधु समाज और सभी भक्तगण और पुष्कर के सभी वरिष्ठ नागरिक सबका जो है ठाकुर जी का प्रसाद हुआ। कल अखंड रामायण पाठ हुआ, फिर प्रातःकाल विग्रह का पूजन हुआ, उसके बाद में हवन हुआ, रामचरितमानस का भी पाठ हुआ और प्रसादी चल रही है, भंडारा चल रहा है। 5-6 साल हो गए। आज गुरुदेव को 6 वर्ष पूरे हो गए। 6 वर्ष जी, राम जानकी विवाह पंचमी भी मनाया गया। आज हमारे प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था किशोरी जी के साथ जनकपुर में। मुख्य देखिए गुरुदेव की कृपा देखिए कि आज दोनों काम एक साथ कर गए। आज ही के दिन 1:32 पर उन्होंने शरीर यहीं अपने ही आसन पर छोड़ा था और उस दिन विवाह पंचमी थी, तो आज एक सौभाग्य मिला कि साथ का साथ विवाह पंचमी भी मना लेते हैं और गुरुदेव का स्मृति महोत्सव भी हो जाता है। तो ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री राम सखा आश्रम पुष्कर में। इस अवसर पर पूरे विश्व के लिए क्या कामना की गई? सबसे बड़ी कामना तो यही है कि हमारे पूरे विश्व के लिए, संपूर्ण विश्व में भगवान शांति प्रदान बना के रखे। वर्तमान में परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारा विश्व शांति की ओर जो चला गया था, पर अभी वर्तमान में कुछ वरिष्ठ हनुमान जी के कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं कि भारत के उनकी कृपा से मतलब संपूर्ण भारत में जो है, संपूर्ण विश्व में भारत का डंका तो बज ही रहा है और उसी डंके के साथ साथ जो है शांति और सनातन धर्म की भी जयघोष हो रही है। तो हम तो बड़े, और हमारे प्रभु श्री राम का भी जो है प्रतिष्ठा महोत्सव है 22 जनवरी को। तो मतलब ये सब आनंद ही आनंद का विषय चालू हो गया है आज से और आनंदमय रहेगा जीवन धनातन। आपका पूरा नाम? श्री राम सखा आश्रम के महंत हैं हम। अजमेर में मानसिक रूप से कमजोर युवक के लापता होने से परिवारजन ने जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर युवक की तलाश करने की अपील की है। आपको बता दें कि दिमागी रूप से बीमार चल रहा युवक पिछले 5 सालों से अपने मामा के घर रह रहा है। परिजनों ने जानकारी देकर बताया कि मानसिक रूप से बीमार चल रहे युवक के पिता नहीं होने के चलते पिछले 5 सालों से वह अपने मामा के साथ रह रहा है और 14 दिसंबर को वह घर से निकला था, जिसके बाद वह अभी तक घर नहीं लौटा है। आस पड़ोस में पूछताछ करने के बाद जब युवक का पता नहीं चला तो मामा ने तुरंत रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और आज जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से युवक की तलाश करने की अपील की। मेरा भांजा रोहित संगतानी वो 14 तारीख को सुबह 8 बजे से घर से निकल गया है, जिसका मानसिक थोड़ा संतुलन सही नहीं है, थोड़ा दिमाग से ऐसे ही है। वो 4-5 साल से मेरे पास ही रह रहा है, उसके पिताजी नहीं है, माँ और ये दोनों मेरे पास ही रहते हैं। और मैंने 14 और 16 तारीख को दोनों में रिपोर्ट थाने रामगंज में लिखवा दी है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने इसी कारण एसपी साहब के पास आज एप्लीकेशन लगाई है। उन्होंने आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है जल्दी से जल्दी। क्या और पहन के निकला था, कुछ कह के निकला था? उन्होंने, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है और उन्होंने जीन्स पहन रखी है नीले रंग की और नीले रंग का ही जैकेट पहन रखा है और लंबाई उसकी 6 फुट है और गेहुआ रंग है। उम्र 30 साल है और थोड़ा दिमाग से सही है संतुलन। ठीक है, नाम बता दो अपना। मेरा नाम रामचंद गंगवानी है और मेरा मोबाइल नंबर है 7073135287। आप संपर्क कर सकते हैं। अजमेर में लगातार बढ़ रहे क्राइम के चलते अब शहर की जनता में डर का माहौल बना हुआ है। रविवार शाम एक और घर के बाहर खड़ी गाड़ी को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जलाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवक अपनी बाइक लेकर किसी निजी काम से बाहर गया था। लौटने में लगभग रात के 11:30 बज गए थे। उसी दौरान युवक ने बाइक घर के बाहर खड़ी कर दी और खाना खाकर आराम करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद पड़ोसियों द्वारा आवाज लगाने पर बाइक मालिक और उनकी मां ने बाहर आकर देखा तो उनकी बाइक जल रही थी। मां और बेटे ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। पीड़ित की मां ने आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ दिन पहले उसके बेटे की पड़ोस के बच्चों से लड़ाई हुई थी। शायद इसी के चलते यह आग जानबूझकर लगाई गई है। बाइक जलने की संपूर्ण जानकारी अलवर गेट थाने में दी गई है और शिकायत दर्ज करवाकर गाड़ी जलाने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। नौनगढ़ का हत्या है सर। रात को 12 बजने में 5-10 मिनट पहले, मतलब 5 मिनट पहले इस गाड़ी में आग लगाई गई है
सर मैं सो रही थी, मेरा बच्चा पार्टी में गया था, मैं इसको बुलाने मैंने फ़ोन भी करा था इसको, तो ये बोला फ़ोन नहीं उठाया, इसने स्विच ऑफ हो रखा था, इसमें चार्ज नहीं था। तो फिर मैं पास में गई थी तो बोला मम्मी चल मैं आ जाऊँगा। ये 11:30 बजे आके खाना खाया बच्चे ने, फिर इसने खाना खा के और ये सो गया। सर मैं तो सो चुकी थी, फिर बोला मम्मी वर्षा कहाँ, रेशमा का। मैंने वो गए अपने अपने घर और वो बच्चा पापा के पास में गया सर। फिर मैं सो चुकी थी, इसने खाना वाना खा के बर्तन वर्तन रख के सर हम सो गए। फिर यहाँ 12 बजे करीब ऐसे मतलब आग लगाई है, तो सर मेरे को पड़ोसी बोल रहे विक्की भैया, आंटी विक्की, आंटी विक्की ऐसे बोल रहे थे। तो सर मैं सुन नहीं पाई, बीच का दरवाज़ा था, अंदर हम सो रहे थे माँ बेटे, दोनों माँ बेटे सो रहे थे सर। उसके बाद में जब उसने बोला ना विक्की की गाड़ी में आग लगी, तो मैं 12 बजे निकली एकदम से, विक्की मैंने इसको उठाया, विक्की तेरी गाड़ी में आग लगा। तो बच्चे ने उठ के पानी डाला, मैं खड़ी होकर हिल गई एकदम से, घबरा गई, मेरे बच्चे की गाड़ी में किसी ने पानी से भी गाड़ी आग नहीं बुझी। और देखो ठेला भी खड़ा सर, ठेले में भी आग लगना चाहिए, इसके कोयले पतंगा भी छुटकर आग लग सकती थी, तार भी सर देखो। सर इधर मेरे बच्चे को ने झगड़ा करा था, यहाँ मेरे को शक है सर, पड़ोसी है जी। कल मैंने, और देखो मैं पूरी लाइन पर चलती हूँ, मैं 2-2:30 बजे घर में घुसती सर, मेरा बच्चा अकेला, मेरे को जान माल का खतरा। देखो सर आप थोड़ा कोई कार्रवाई करना। अपने अलवरगढ़ थाने में शिकायत दी है सर मैंने। कौन सी गाड़ी थी? ये साइन है सर। लगभग क्या कीमत होगी इसकी कीमत सर देखो, मैंने पूरी लाइन पर जाके मैंने इसकी किस्तें चुकाई है। मैंने इसको बच्चे को गाड़ी दिलाई कि मैं अकेली जाती आती मेरे को गाड़ी पे ले चलेगा सर। मैंने बहुत मुश्किल से पैसे चुका के इसको गाड़ी दिलाई सर। मैं अकेली औरत हूँ सर, मैं देखो मेरा कोई है नहीं, आदमी मेरा 6 महीने हो गए सर जी। नामजद मुकदमा दिया है या अज्ञात? हाँ जी मुकदमा दिया है सर। मैं वहाँ थाने पे भी गई थी, फिर है ना 12-20 पर वहाँ गई, वहाँ से 12-12:30 बजे जब यहाँ आए थे, जीप सी आई थी यहाँ पर। फिर वो 4 लोग आए, उन्होंने देखा, नाम पता पूछा, लिखा पढ़ी करके बोले ठीक है इसके हाथ नहीं लगाना, कार्रवाई करना है, ऐसे बोला उन्होंने सर। और देखो मेरा बच्चा अकेला है सर, मेरे बच्चे का जान माल का खतरा देखो सर, इनका जिम्मेदारी वो है सर। देखो मैं अकेली हूँ, बच्चे का नाम विक्रम है। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।